गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेमरोइड या पाइल्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि पाइल्स या हेमरोइड क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम ऑल ओवर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पाइल्स क्या होता है और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो पे। आज ऑल ओवर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हेमरोइड या पाइल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि जो पाइल्स या हेमरोइड एक ही पाइल्स को ही हेमरोइड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पाइल्स में होता क्या है कि एनाल रीजन से ब्लीडिंग होती है, इसलिए इसको हेमरोइड नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि पाइल्स क्या होता है। तो हेमरोइड पाइल्स आर पेनफुल swelling enlarged bulging blood vessels in lower portion of the rectum anus swelling in the anal or rectal veins cause hemorrhoid। तो दोस्तों, इस डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि एनस और रेक्टम का जो रीजन होता है, जहाँ एनस होता है या रेक्टम होता है, उसके लोअर पोर्शन में, एनस या रेक्टम के लोअर पोर्शन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं दोस्तों, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वल्चिंग का मीन्स होता है कि वो बाहर आ जाती हैं। देन इलार्ज, वो इलार्ज हो जाती हैं, अपने शेप से बड़ी हो जाती हैं। देन उनमें स्वेलिंग आ जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो दोस्तों, जहाँ पे एनाल रीजन या रेक्टम रीजन की जो लोअर पोर्शन होता है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बल्चिंग हो जाती हैं, मीन्स कि बाहर आ जाती हैं, या इनलार्ज यानी कि बड़ी साइज में हो जाती हैं, या स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। उसको बोलते हैं दोस्तों पाइल्स या हेमरोइड बोलते हैं। आशा करते हैं कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। देन नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है स्वेलिंग इन द एनाल रेक्टम वेन्स कॉल्स हेमरोइड। यदि वेन्स जहाँ पे एनाल है, रेक्टम है, वहाँ की वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है तो वो हेमरोइड कॉज करती हैं दोस्तों। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दूसरा है टाइप्स ऑफ हेमरोइड। दोस्तों, ये कितने टाइप का होता है, हम कैसे पहचानेंगे, ये चलिए इसमें पढ़ते हैं। देन देयर आर टू टाइप ऑफ हेमरोइड्स। हेमरोइड्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल एंड दूसरा होता है इंटरनल। दोस्तों, दो टाइप के यहाँ पे हेमरोइड या पाइल्स होते हैं। पहला होता है इंटरनल, देन दूसरा होता है एक्सटर्नल, विच रिफर टू देयर लोकेशन। दोस्तों, ये रिफ़र करता है कि जो पाइल्स है वो एनस के बाहर है कि अंदर है, ये डिपेंड करता है पाइल्स के ऊपर। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि क्या है। अब हम सबसे पहला जो टाइप है एक्सटर्नल हेमरोइड या एक्सटर्नल पाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जो एक्सटर्नल पाइल्स या हेमरोइड होता है ये एनस के बाहर है। एक्सटर्नल मीन्स कि बाहर, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अंदर क्या बताया गया है। एक्सटर्नल हेमरोइड आर लोकेटेड अंडर द स्किन अराउंड एनस एंड कवर्ड बाय वेरी सेंसिटिव स्किन। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्सटर्नल हेमरोइड है वो जो एनस की जो सेंसिटिव स्किन्स होती हैं, एनस के अराउंड में जो स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, वहीं पे सिचुएटेड होता है। सपोज गाइस ये एनस है, तो एनस के बाहर जो सेंसिटिव स्किन्स होती हैं वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है उसमें स्वेलिंग आ जाती हैं और वहीं पे ये सिचुएटेड होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर यूजुअली पेनलेस। ये यूजुअली जो एक्सटर्नल हेमरोइड होता है वो पेनलेस होता है। हाउएवर इफ ब्लड क्लॉट थ्रोम्बोसिस डेवलप इन एक्सटर्नल हेमरोइड। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल हेमरोइड में क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है, और जब ब्लीडिंग होती है दोस्तों तो वो ब्लीडिंग क्लॉट हो जाता है। जब ब्लीड हो, सपोज गाइस ये एनस है और एनस से ब्लीड होती है और ब्लीड होने के बाद यहाँ पे ब्लड का क्लॉट हो जाता है, और ये ब्लड क्लॉट ना
पैन करता है दोस्तों, मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ चुभ रहा है, ऐसा पेशेंट को फील होता है। तो यही बताया गया है कि इफ़ अ ब्लड क्लॉट थ्रोम्बोसिस डेवलप इन एक्सटर्नल हेमरोइड। एक्सटर्नल हेमरोइड में थ्रोम्बोसिस का मीन्स होता है दोस्तों ब्लड का थक्का जम जाना। जब ब्लड का थक्का जम जाएगा तो वहाँ पे ऐसा फील होगा कि यहाँ पे कुछ चुभ रहा है। देन इसके बाद है इट बिकम पेनफुल। ये इसी प्रकार से पेनफुल बन जाता है, कहना चाहिए कि वहाँ पे जब ऐसे कुछ चुभने लगेगा तो वो पेनफुल हो जाएगा। एंड हार्ट लंप वहाँ पे बन जाएगा। देन एक्सटर्नल हेमरोइड कैन फील लाइक स्मॉल पी साइज्ड लंप ऑन द एनल एरिया। ये बताया जा रहा है दोस्तों कि ऐसा पेशेंट को फील होगा कि स्मॉल साइज में कुछ ऐसा वहाँ पे फॉर्म हो गया, ऐसा बन गया है, पेशेंट को ऐसा फील होगा एनाल एरिया में कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चुभ रहा है। द एक्सटर्नल हेमरोइड में ब्लीड इफ इट इज़ रप्चर। यदि वहाँ पे रप्चर होता है दोस्तों, वहाँ पे वहाँ की एरिया डैमेज्ड होती है तो वहाँ पे हेमरोइड में इसकी ब्लीडिंग होती है। देन इसके बाद हम सेकेंड टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इंटरनल हेमरोइड। इंटरनल हेमरोइड दोस्तों हमने पहले भी बताया था कि जो इंटरनल हेमरोइड होता है वो एनस एनाल एरिया के अंदर होता है। तो इनसाइड इनसाइड हेमरोइड डेवलप विद इन द एनस विनीथ लाइनिंग। एनस के अंदर डेवलप होता है। ये पेनलेस ब्लीडिंग प्रोट्रूशन ड्यूरिंग बॉवेल मूवमेंट द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। जब पेशेंट लेटरिंग जाता है तो सब ज़्यादा प्रेशर लगता है, और जब प्रेशर लगा के वो करता है तो वहाँ की जो एरिया है वो रप्चर हो जाती है, इसलिए ब्लीडिंग होती है। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। देन इंटरनल हेमरोइड में प्रोड्यूस प्रोलैप्स थ्रू द एनस। वो एनस के बाहर भी आ जाता है दोस्तों। जब पोटी करने जाता है पेशेंट तो वहाँ की जो एरिया से वहाँ पे प्रेशर पड़ता है और वहाँ की वेन्स रप्चर हो जाती हैं, इसलिए ब्लीडिंग होता है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं या कॉजेज़ होते हैं हेमरोइड के जो कि अफेक्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं एजिंग। कभी कभी दोस्तों एज की वजह से यदि बहुत ज़्यादा 60 अबव यदि पेशेंट हो गया है तो वहाँ की जो एनाल एरिया की जो मसल्स है वो भी वीक पड़ जाती हैं, और यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें इनटेक करता है जो कि बहुत ही जैसे कि चिली मिर्ची वगैरह खाते हैं, तो वैसे पेशेंट को जल्दी हो जाता है और वो उनका एज बहुत अधिक हो जाता है। तो एजिंग एक इसका फैक्टर होता है। देन एनाल सेक्स के थ्रू भी हो जाता है। देन सीवियर कफिंग। दोस्तों जब पेशेंट बहुत ज़्यादा कफिंग करता है तो एनाल एरिया में प्रेशर पड़ता है, तो इस कारण से भी हो जाता है। लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट रेगुलरली। यदि पेशेंट यदि कहीं बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, उसका बहुत ही ज़्यादा चलने फिरने का काम रहता है, या तो उस कंडीशन पे भी हो जाता है। और ये हेरिडेटरी भी होता है, मीन्स कि जेनेटिकली दोस्तों जब पेरेंट्स को होता है या तो फिर उसमें भी ट्रांसमिट हो जाता है। मेनली में भी फीमेल्स में भी देखने को मिलता है कि जब प्रेगनेंसी या तो फिर चाइल्ड बर्थ की ड्यूरेशन पे, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन पे प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उस कंडीशन पे भी हो जाता है। देन इसके बाद फूड दैट लैकिंग इन फाइबर। यदि बहुत फाइबर लैकिंग फूड इंटेक करते हैं तो उस कंडीशन पे भी कॉज हो सकता है। देन इसके बाद एनाल इन्फेक्शन हो गया है तो उस वजह से भी पाइल्स या हेमरोइड होने के रीज़न होते हैं। देन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। यदि ये बहुत मोस्ट कॉमन कॉज है दोस्तों, यदि किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है तो पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं। देन किसी को डायरिया है, क्रोनिक डायरिया होता है, उस कंडीशन पे भी पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। देन पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन। तो दोस्तों इन कंडीशनों पे देखने को मिलता है पाइल्स। तो ये सारे इसके फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। देन इसके बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या कहना चाहिए कि कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं जब पाइल्स या हेमरोइड हो जाता है। साइन एंड सिम्टम ऑफ हेमरोइड में इंक्लूड पेनलेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग बॉबल मूड। जब पेशेंट जब जाता है दोस्तों लेटरिन जाता है तो उस टाइम पे
वहाँ की जो वेन्स है वो रप्चर हो जाती हैं, तो पेन भी होता है और ब्लीडिंग, हल्का शार्प पेन और ब्लीडिंग होती है दोस्तों। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ब्राइट रेड ब्लड ऑन स्टूल में ब्लड देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ की वेन्स रप्चर हो रही हैं और ब्लीडिंग होगी। देन ईचिंग और इरिटेशन इन एनाल रीजन। दोस्तों जब एनाल रीजन पे ईचिंग और इरिटेशन भी देखने को मिलेगा। पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग बॉवल मूवमेंट। जब पेशेंट को वॉशरूम जाना रहता है तो उस कंडीशन पे उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, या तो फिर उसके एनाल एरिया पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पाइल्स का पेन होता है। देन इसके बाद एनाल एक और पेन स्पेशली वाइल सिटिंग। एनाल में पेन होता है दोस्तों ड्यूरिंग, जब वो पेशेंट बैठता है तो उसको ऐसा पेन फील होता है। देन सेंसेशन ऑफ बर्निंग। एनाल एरिया पे सेंसेशन ऐसा होगा कि वहाँ पे जल रहा है। देन ईचिंग अराउंड द एनस के अराउंड में बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है। देन स्वेलिंग अराउंड द एनस, स्वेलिंग भी आ जाती है दोस्तों, तभी तो वहाँ की जो वेन स्वेलिंग होती है और वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है। देन इसके बाद अ लंप नियर एनस विच में बी सेंसिटिव और पेनफुल। एक लंप फॉर्म हो जाता है एनस के अराउंड में जो कि सेंसिटिव और पेनफुल होता है दोस्तों। देन लीकेज ऑफ फीसिस, वहाँ से फीसिस मीन्स कि स्टूल पास आउट होने लगता है पेशेंट के कंट्रोल में। जैसे एक नॉर्मल एक इंसान होता है जो कि कंट्रोल कर सकता है, मतलब 1 से 2 3 4 घंटे वो कंट्रोल कर सकता है अपने मतलब टॉयलेट वगैरह नहीं जाएगा फिर भी चल जाएगा। बट जो पेशेंट होते हैं पाइल्स के उनको जाना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि लीकेज होने लगता है, जो अपने बस में जो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है दोस्तों, जब तक वहाँ की एरिया में स्वेलिंग होती है। देन इसके बाद हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे डायग्नोसिस देखा जाए तो टेस्टिस एंड प्रोसीजर टू डायग्नोस इंटरनल हेमरोइड, कैसे इसको डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस दोस्तों मीन्स कि कंफर्म किया जाता है कि कौन सा पाइल्स है और पाइल्स है कि नहीं। वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, मैनी टाइप्स ऑफ कॉजेस चीज़ें हो सकती हैं। तो हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है कि पेशेंट को इसके पहले तो कुछ नहीं हुआ था या ऐसा कुछ। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑल ओवर बॉडी की फिजिकल एग्जामिनेशन होगी। देन कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी किया जाता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह आदि चीज़ों को चेक करने के लिए। देन डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम मीन्स कि डिजिटल, ये रेक्टल के एग्ज़ाम करने के लिए एक डायग्नोसिस टेस्ट होता है कि वहाँ पे चेक किया जाता है कि और अंदर तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती हैं। देन एनोस्कोपी एंड प्रोक्टोस्कोपी, ये रेक्टल एग्जामिनेशन करने का एक डायग्नोसिस होता है जो कि रेक्टल के थ्रू चेक किया जाता है। देन कोलोनोस्कोपी एंड सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी ये भी दोस्तों कोलोन के एरिया मीन्स कि जो बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके कोलोन एरिया को टेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। देन बेरियम एनिमा एक्सरे, ये एक्सरे ऐसा होता है दोस्तों कि ये इंटरनल एरिया जो कोलोन होते हैं, रेक्टम होता है, एनस होता है, इन एरियाज़ के पिक्चर कलेक्ट करके और इसके थ्रू देखा जाता है कि पेशेंट को कौन सा मतलब पाइल्स है या हेमरोइड है, तो कितना इसका डेवलप हुआ है या इसका कितना ग्रोथ हो चुका है, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट की जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम ट्रीटमेंट के बारे में लेकर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग।